जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। आप मंच पर आएं। इसुदान गढ़वी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के आप मुख्यमंत्री का चेहरा हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी वरिष्ठ सहयोगी अंजना ओम कश्यप का। बहुत स्वागत है सर आपका। पंचायत गुजरात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक है गुजरात के चुनाव, क्योंकि पहली बार इस बार त्रिकोणीय लड़ाई गुजरात में देखी जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है। और दो चेहरे जो इस बार गुजरात की चुनावी राजनीति में आपको बार बार दिख रहे हैं और सीधे मुकाबले में दिख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमारे साथ आज पंचायत आज तक के मंच पर तमाम सवालों के जवाब देंगे और इसुदान गढ़वी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अरविंद जी, आप यहां आए किस लिए? गुजरात ने बुलाया इसलिए। तो गुजरात जीत रहे हैं इस बार आप? देखिए, जीत और हार तो जनतंत्र में जनता तय करती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जितना प्यार और जितना विश्वास जनता का गुजरात में मिला है, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और इसके लिए मैं गुजरात का और गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी प्यार और मोहब्बत उन्होंने दी है। लेकिन अंदर एहसास तो होगा, ये गुजरात है, 27 साल का बीजेपी का शासन, नरेंद्र मोदी अमित शाह की लोकप्रियता, ये बीजेपी का गढ़ है। यहां पर आपको कैसे लगता है कि आप काट खोज लेंगे? एक्चुअली जब मैं आया था मैं भी यही सोचता था जो अभी आप बोल रही हैं। यही सारी बातें मेरे भी दिमाग में थी कि गुजरात जा रहे हैं, 27 साल का बीजेपी का शासन है, इन लोगों का गढ़ है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस तरह से प्यार और मोहब्बत और विश्वास मिला और जिस तरह से लोगों ने बाहें फैला के और दिल खोल के स्वागत किया, तो ऐसा लगता है कि 27 साल के बाद अब गुजरात बदलाव चाहता है, बदलना चाहता है गुजरात। 1 साल में पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। 27 साल के बाद अब गुजरात एक नई राजनीति, आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नई सोच है, नया इंजन है। डबल इंजन को जंग लग गया है, वो डबल इंजन कोयले का इंजन है, हम बिजली से चलने वाला इंजन है। तो लोग नया इंजन चाहते हैं, नई सोच चाहते हैं, नई राजनीति चाहते हैं, नए चेहरे, नई सोच, नई आइडियोलॉजी। आपको इतना विश्वास है, लेकिन आज इस मंच पर आज तक पंचायत के सुबह से लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप, मतलब वो 0 सीट्स दे रहे हैं आपको, सीधा कह रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको पूरी तरह से रूल आउट कर रहे हैं गुजरात में। सीट देना उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में होता तो हमें भी दिल्ली से भी भगा देते वो लोग अभी तक। वो सीट देना ना देना जनता के हाथ में है और जनता पे छोड़ दीजिए, 8 तारीख को पता चल जाएगा। आगे के सवाल आपसे होंगे, लेकिन आपको लगता है टीवी के एंकर से कुछ ज्यादा ही प्रेम है? कैसे? 2 आपने दिल्ली में खोजे थे लेकिन बिछड़े सभी बारी बारी, अब आप इसुदान गढ़वी जी को लेकर आए हैं, क्यों? क्या खूबी दिखी आपको इनमें? इससे पहले कि उनसे बात करूं, ये एक कार्यक्रम करते थे महामंथन वीटीवी चैनल में, बहुत बहुत लोकप्रिय था वो कार्यक्रम। क्यों लोकप्रिय था? क्योंकि ये जनता के मुद्दे उठाते थे। इन्होंने तू मैं की पत्रकारिता नहीं की कि भाजपा ने आपके ऊपर ये आरोप लगाए जी, आपको इस पे क्या कहना है, उसने आपके ऊपर ये आरोप लगाए जी। इन्होंने किसानों के मुद्दे उठाए, गांव-गांव में जाते थे, ये शो अपना गांव में करते थे और एक शो में 10-10 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाते थे। इनके किसानों के मुद्दे उठाते थे, बेरोजगारों के मुद्दे उठाते थे और कार्यक्रम के जरिए इन्होंने कई समस्याओं का समाधान भी करवाया। बहुत लोकप्रिय है ये रूरल गुजरात में। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी से जो मोहब्बत हुई आपको, ये पत्रकारिता करते हुए हुई या छोड़ने के बाद हुई? देखिए, मैं पत्रकारिता करता था तब भी मुद्दों की पत्रकारिता करता था। मेरे यहाँ जब भी 365 शो होते थे साल में,
500 भी ऐसे नहीं थे जो मुद्दों के बाहर हों। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 साल के अंदर, जब पत्रकारिता छोड़ी उससे 3 साल से अंदर, मैं जो मुद्दा उठाता था उसके चलते 10,000 करोड़ किसानों के खाते में मैंने डलवाए थे। इससे बड़ी बात, जब कोरोना काल में जब फीस की बहुत प्रॉब्लम थी, आपको पता है स्कूलें बंद थी और फीस लिया जाता था, मैंने 100 की और बोले कि कल 24 घंटे के अंदर ये फीस कम हो जानी चाहिए। फिर 25% सरकार ने कम की। मुझे उससे संतोष नहीं मिला। मैंने अपील की संचालकों को, मैं आपके पास हाथ जोड़ता हूं, मेरी मानो आप, ऑन रिकॉर्ड है 120 करोड़ रुपए संचालकों ने, गुजरात के संचालकों ने फीस माफ की। अब मैं आता हूं कि जिस तरह से मैंने देखा पूरा हाल, किसानों सुबह से लेकर 7 बजे तक मेरा स्टूडियो ढूंढकर मेरी ऑफिस पे आ जाते थे। मैं 11 साढ़े 11 बजे ऑफिस आता था तो लाइन लगती थी। अब मैं एडिटर इन चीफ भी था। इनपुट की मीटिंग लेनी, आउटपुट की मीटिंग लेनी, ये तो आपको पता है कैसे होता है। तो वो लोग बेचारे हर रोज कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आते थे। एक दिन मुझे लगा कि यार मैं चिल्लाता तो हूं, इसका इलाज नहीं है। पत्रकार में एक लक्ष्मण रेखा है, आप स्टोरी दिखा दो, शो चला दो, लेकिन सब पावर पॉलिटिशियन के पास है। और जब पॉलिटिशियन के पावर, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगा राजनीति में, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक बार मैं अपनी सैफ नौकरी छोड़कर देख लूं ना। मैंने उसी दिन तय किया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूं। पीक पर था मैं, मेरे शो की टीआरपी ना किसी की थी उस टाइम पे। 1 घंटे का शो चल रहा था, डिमांड आई 1.5 घंटे का शो चला, 1.5 घंटे का शो। उसमें पहला 15 मिनट मैं सिर्फ बोलता था, लोग देखते थे। जब मैंने छोड़ा तब मैंने तीनों पार्टियां मेरे पास आई। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी से क्यों मोहब्बत हुई? तीनों पार्टियां आई। अगर मुझे सत्ता चाहिए, अगर पैसे चाहिए होते तो वहां कोई कम नहीं था। लेकिन जब अरविंद जी का कॉल आया कि मैंने सुना है आप जॉब छोड़ दिया है आपने, मैंने कहा छोड़ दिए, आ जाइए राजनीति में। मैं क्यों? तो उन्होंने कहा कि राजनीति जैसे आप पत्रकारिता मुद्दों की करते हैं, राजनीति भी हो सकती है, आप आइए दिल्ली। मैं दिल्ली गया। जब मैंने दिल्ली स्कूलें देखी, पहले मुझे वहां पे टीम स्कूल लेकर देखने ले गई, अच्छे अस्पतालें देखी, मोहल्ला क्लिनिक देखा, फिर अरविंद जी को मिला। उन्होंने कहा कि अगर मैं आंदोलन करके बैठ जाता सुदान, तो ये अच्छी स्कूलें बनी नहीं होती और यहां किसकी सरकार होती? मैंने कहा कि ऑब्वियस भाजपा, क्योंकि 32 सीट तो भाजपा की आई गई थी। तो मैंने कहा कि तो इसके लिए राजनीति माना जरूरी है। तो पावर आप है ना कर सकते हैं, सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं, वहां तो आप चिल्ला सकते हैं। तब मैंने मेरी फैमिली को भी नहीं बताया था। 2 दिन मुझे मेरी फैमिली को मनाने में लगे। और आपको ताजुब होगा, आज मेरी वाइफ डोर टू डोर कर रही है मेरे इलाके में, जिन्होंने विरोध किया यार राजनीति हमारा काम नहीं है। मेरे फैमिली में सरपंच तक कोई नहीं है। राजनीति को पहले भी नफरत करता था, आज भी। राजनीति में आज आना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। अगर सब पावर पॉलिटिशियन के पास है और गंदे पॉलिटिशियन है इस देश में, मैं बोल रहा हूं कि इतने हजारों करोड़ की संपत्तियां लेकर कहां जाएंगे? वो धरती पर छोड़कर जाना है, किसी को लेकर नहीं जाना है। ईश्वर की मुझे 2 चीजें बहुत अच्छी लगती है। एक, कोई भी बड़ा आदमी हो, टिकट कटती है तो पूछते नहीं है कि आपकी टिकट कट चुकी है। और दूसरा कि एक सोई जितनी चीज भी ऊपर लेकर नहीं जानी है। मुझे पता नहीं चलता हजारों करोड़ की संपत्ति ये लोग क्यों लूटते हैं। और इसलिए राजनीति में आया हूं, और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मैं मेरा गुरु मान रहा हूं। और इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन कहा, आपने एक एंकर को वाकई चुन लिया है। कहते हैं ना कि एंकर को बस चुप कराना बहुत मुश्किल है। पूरी कर लीजिए 2 लाइन में। मैं ये कह रहा था कि जब अरविंद जी को मैंने कहा, देखो मैं हेल्थ पॉलिसी मैंने खुद ने बनाई थी, एजुकेशन पॉलिसी, एंटी करप्शन पॉलिसी, मैं तो इन पॉलिटिशियन के पास जाता था कि इंप्लीमेंट करो। लेकिन जब अरविंद जी को मिला तो मुझे लगा ये तो सिमिलर है सब। मेरा तो एक सपना है कि लोग मुख्यमंत्री को मिलने आते हैं, गांधीनगर आते हैं। क्यों आते हैं? मुख्यमंत्री उनके घर नहीं जा सकता है क्या? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो मैं यहां से चैलेंज करता हूं, सरकार आने के बाद 27 मिनिस्टर और 1 मुख्यमंत्री दरबार खुले में भरेंगे और उनके जिले में जाएंगे। 7 बजे से बैठ जाएंगे हम, ठीक है। सुबह 7 बजे से कलेक्टर के साथ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों के साथ बैठ जाएंगे
और जिसको भी समस्या आए लेकर आए, शाम तक ऑन द स्पॉट निर्णय लिया जाएगा। ये होती है राजनीति और इसके लिए हम आए हैं। ठीक है। अरविंद जी, आपने पंजाब में लिखित में दिया था, क्या उस लेवल का कॉन्फिडेंस है आपको कि आप लिखित में, जैसा भविष्यवाणी कर दी थी ना आपने, तो उस मुख्यमंत्री के बारे में कि वो सीट हारेंगे, ये वो, वैसा कॉन्फिडेंस है? पेपर और पेन मंगा लूं मैं? आप मंगा लीजिए, लेकिन क्या भविष्यवाणी होगी ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पेपर पेन मंगा लूं? हाँ, मंगा लीजिए। पेपर पेन एक पहुंचवा दीजिए प्लीज। क्या उस पर लिखते हैं अरविंद जी, उसका इंतजार रहेगा। जो भी आप लिखेंगे उसको पढ़ सकती हूँ ना मैं यहाँ पे? ठीक। पंजाब के चुनाव में दरअसल उन्होंने प्रिडिक्शन किया था और वो सही निकला था, तो इस बार क्या वो गुजरात में प्रिडिक्शन कर रहे हैं? उसी पर हमने उनसे कहा है कि आप लिख कर दे दीजिए, तो ये अब उन्होंने लिख भी दिया है। कांग्रेस की 5 से कम सीटें आएंगी। मतलब इसका क्या है कि बीजेपी की सरकार बन रही है लेकिन आप नंबर 2 की पार्टी हैं, या आपकी सरकार? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है। धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी नीचे आ रही है। अभी स्थिति बड़ी वोलेटाइल है। आप चुनाव के 3 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू और कीजिएगा, एक पंचायत और रखिएगा, उसमें मैं आपको स्थिति स्पष्ट बता दूंगा कि कहां तक हम ऊपर गए और कहां तक वो नीचे आए। तो एक और पर्चा मतलब उस दिन भरा जाए, मैं पक्का बताऊंगा आपको। अब आते हैं कि अरविंद केजरीवाल आए, क्या लाए? तो आप पर यह आरोप हमेशा लगता है कि आप फ्रीबीज, रेवड़ियों की लत लोगों को लगाते हैं, एक अफीम की तरह उनको चटा देते हैं, कहते हैं इतनी मुफ्त हम ये दे देंगे, इतना मुफ्त वो दे देंगे, और जनता को मुफ्त पसंद है। तो ये तो जनतंत्र है, जो जनता को पसंद है वो सबके लिए पसंद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा अपना मानना है कि अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, और उसको अच्छी शिक्षा फ्री में देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। अगर इस देश के अंदर कोई बीमार होता है, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलने का अधिकार होना चाहिए, और उसे अच्छा और फ्री में इलाज देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। 37 से ज्यादा देश ऐसे हैं, अमीर देश, विकसित देश, जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो फ्री शिक्षा देते हैं इसलिए अमीर बने। अगर हमें अमीर देश बनना है तो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। ये फ्री भी नहीं है। जब ये नेता इसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं तो जनता का अपमान करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हैं ये लोग। हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने लोगों को अच्छा इलाज और फ्री इलाज नहीं दे सकता, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। फ्री की रेवड़ी नहीं है। कृपया मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों का अपमान मत कीजिए इसको फ्री की रेवड़ी बोल के। इन नेताओं को, जो नेता आज आपके चैनल पे आए थे, इनको सबको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। हर महीने 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मैं कहता हूं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो, तो ये सारे गालियां देते हैं मेरे को। पहले अपनी बिजली मुफ्त बिजली पहले अपनी बंद करो। खुद 4-4 हजार यूनिट लेते हैं और जनता को फ्री बिजली दो तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? लेकिन अरविंद जी, मामला यह है कि अभी आपका यूएसपी रहा है क्या? क्योंकि अब तो आपने सबको सिखा दिया है। अब किसी का मैनिफेस्टो ऐसा होता नहीं है जिसमें मुफ्त के वादे नहीं होते हैं। फ्री सारे कर रहे हैं ना, फ्री बिजली करते। तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का मैं आता हूं। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इन्होंने तो कुछ नहीं मुफ्त दिया आज तक, कुछ भी मुफ्त नहीं दिया। फिर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया इनके ऊपर? इनका बजट घाटे में क्यों चल रहा है?
दिल्ली में हमने सब कुछ मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का यातायात मुफ्त कर दिया, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, फिर भी हमारा बजट घाटे में नहीं है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो अर्थव्यवस्था फ्रीबी से खराब नहीं होती, भ्रष्टाचार से खराब होती है। गुजरात का सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग, सारा पैसा लूट लेते हैं ये लोग। मैं यहां पे आया, मुझे लोगों ने बताया एक एमएलए है इनका, एमएलए बनने के पहले 2000 रुपए की किसी दुकान पे नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, उसकी 4 एकड़ जमीन होती थी एमएलए बनने के पहले, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई। इस वजह से सारा पैसा यहां जाता है। जब मैं कहता हूं ना फ्री की बिजली दूंगा, तो नहीं फ्री की बिजली नहीं देनी। इनको डर लगता है कि अगर फ्री की बिजली दे दी, स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। भ्रष्टाचार पर आप उनको घेर रहे हैं, लेकिन अभी तो एजेंसियां आपकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं। दिल्ली वाला शराब घोटाला का आपका पीछा यहां गुजरात तक कर रहा है। कल ऑर्डर कैसे आया, समझाएंगे? कल विजय नायर का बेल ऑर्डर आया है, उस बेल ऑर्डर को पढ़ लीजिए। किसी चैनल ने नहीं चलाया वो बेल ऑर्डर, किसी चैनल ने भी नहीं। विजय नायर के केस में एक बेल ऑर्डर आया है, उस बेल ऑर्डर में लिखा है कि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है ये इस शराब घोटाले के अंदर। ये कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर कि केजरीवाल, मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। किसी में हिम्मत नहीं है। जब मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं, सीने के अंदर हिम्मत चाहिए ये सेंटेंस बोलने के लिए। ऐसे नहीं कोई कह सकता मैं, एक मिनट, ऐसे कोई नहीं कह सकता मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो जब मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं, किसी दूसरे नेता में हिम्मत नहीं है कि कहने की मैं कट्टर ईमानदार हूं। वो क्या कहते हैं, केजरीवाल ने ये घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने ये घोटाला कर दिया, केजरीवाल करप्ट है, केजरीवाल करप्ट है। आप सड़क पे निकल जाओ, एक आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल करप्ट है। ये केवल कीचड़ फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, कीचड़ चिपक नहीं रहा। आपके करीबियों तक लेकिन पहुंच गए, सत्येंद्र जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए मैं आपको चैलेंज शराब करता हूं। घोटाले, हाँ। सत्येंद्र जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतने सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है? उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया? किसी को नहीं पता। मैं ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई ये बता दे कि सत्येंद्र जैन ने घोटाला क्या किया, वो जेल क्यों गया है। मैं बताता हूं आपको जेल क्यों गया है। इन्होंने कलकत्ते से 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। उन हवाला डीलर्स ने हजारों लोगों को एंट्री दे रखी थी, हवाला का काम कर रखा था। उनकी गर्दन मरोड़ी और उनको कहा सत्येंद्र जैन का नाम लो। उन्होंने सत्येंद्र जैन का नाम ले लिया झूठा, उस बेसिस पे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात यह है कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया कि सत्येंद्र जैन ने इनसे हवाला की एंट्री ली है, उन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उन दोनों को घर जमाई बना के बिठा रखा है भाजपा वालों ने। सुनो पूरी बात सुनो, बड़ी मजेदार है ये। भ्रष्टाचार की आपने बात की है, बड़ी मजेदार बात है ये। उन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उनके यहाँ आज तक रेड नहीं हुई। सत्येंद्र के यहाँ 4 बार रेड हो चुकी, ढीला नहीं मिला सत्येंद्र के यहाँ। उसके बाद जब सत्येंद्र जैन की बेल की एप्लीकेशन लगी, अच्छा सत्येंद्र जैन ने कोर्ट में बार बार कहा कि उन दोनों को दिखा तो दो, शक्ल कैसी है, मैं कभी मिला नहीं उनसे, उनको मैंने फोन नहीं किया, उनका नाम नहीं जानता, कौन है ये लोग, मैं कभी उनको कोर्ट में पेश नहीं किया इन दोनों को। फिर जब बेल की हियरिंग आई तो जज ने 3 हियरिंग में पूछा। पहली बार पूछा भाई एक सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ। उन्होंने कहा जी अगली हियरिंग में लाएंगे। फिर अगली हियरिंग में पूछा भाई सबूत लेके आए। उन्होंने कहा जी अगली हियरिंग में। 3 हियरिंग में लगातार सीबीआई की जज ने पूछा, बार बार पूछा कि कोई सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ। एक भी सबूत जब नहीं दे पाए तो कहते हैं ये जज अच्छी नहीं है, जज को बदलो। 75 साल के भारत के इतिहास में ऐसा मजाक किसी ने नहीं उड़ाया। कहते जज बदलो। 1.5 महीने तक फिर जज बदला जाए कि नहीं बदला जाए, इसके ऊपर हियरिंग चलती रही। वो बेचारा 5 महीने से जेल में बैठा हुआ है।
ये इनकी ईडी है और ये सीबीआई है। और कल विजय नायर के केस में जो ऑर्डर आया है, जज ने लिखा है कोई सबूत नहीं है, 4 लोगों को बिठा के केवल एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रखे हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस इन द केस। लेकिन शराब घोटाला आपका पीछा तो कर ही रहा है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ। शराब घोटाला क्या है यही बता दो। शराब घोटाला यह है कि नवंबर में आप लोगों ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू की, उसमें यह आरोप है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को लाइसेंसेस दिए जिनसे आपने फायदे लिए। ना, ये नहीं है। जो सीबीआई की एफआईआर किसी के पास है? सीबीआई की एफआईआर निकालो राघव। सीबीआई की एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी उसमें क्या लिखा है सर? फाइनेंशियल किकबैक्स, क्विड प्रो को लिखा हुआ है ना, ये नहीं हाँ लिखा। सर, लिखा है। पॉलिसी के ऊपर नहीं है जो आपने एक मिनट, लाइसेंसेस अलग दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ। सर आप आपने पूछा है 3 लाइन में मैं हाँ बता बताओ दूं? बताओ ठीक। बताओ बताओ। हाँ। जो लाइसेंसेस आपने दिए प्राइवेट होल्डर्स को, आरोप है कि उनसे फायदा लिया गया है और फिर उसकी वजह से पंजाब में आपने वो पैसा साइफन किया है चुनाव में, जो आरोप बीजेपी लगाती है आप पर। बीजेपी लगा रही है, बीजेपी लगा रही है, हाँ। सीबीआई नहीं लगा रही। हाँ, जो नरेश कुमार ने ईडी अपनी रिपोर्ट में लिखा था, उसके बाद सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ। सीबीआई की एफआईआर, आपका चैनल अगर सारे उस पर दिखा दे कि सीबीआई की एफआईआर के अंदर क्या है, सीबीआई की एफआईआर ऐसा कुछ नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आप कह रही हैं, उसको सीबीआई की रिपोर्ट ने उसको आधार नहीं बनाया, उसको कचरे में फेंक दिया। सीबीआई के एफआईआर में यह लिखा हुआ है कि एक शराब वाले ने दूसरे शराब वाले को 1 करोड़ रुपए दिए। तो मनीष ने क्या, मनीष का कोई रोल ही नहीं उसमें। यह सीबीआई के एफआईआर में है, ये ईडी की एफआईआर में है। तो आरोप क्या है अभी तक? तो सीबीआई और ईडी के 800 ऑफिसर्स पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं, 500 जगह रेड कर चुके। उनका एक ही मकसद है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना किसी भी तरह से। उनका मकसद क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, क्योंकि कुछ क्राइम हुआ ही नहीं है। उनका मकसद है कुछ भी निकालो, लगे हुए हैं 800 ऑफिसर्स 24 घंटे लगे हुए हैं, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो। मनीष, एक बीजेपी के नेता ने कहा 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, दूसरे ने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तीसरे ने कहा 1100 करोड़ का घोटाला हुआ, एलजी साहब ने कहा 140 करोड़ का घोटाला हुआ, जो सीएस की रिपोर्ट 140 करोड़। मनीष के घर गए, चवन्नी नहीं मिली मनीष के घर। उनके यहाँ रेड करी, चवन्नी नहीं मिली, अठन्नी नहीं मिली। 2 स्पेसिफिक सवाल है सर। नहीं, पर 144 करोड़ का वेवर क्या शराब के लाइसेंस वालों को दिया गया था? अगर दिया गया था तो उसका आधार क्या था? 144 करोड़ का वेवर, स्पेसिफिक सवाल। नहीं, और दूसरा, एक मिनट, क्या यहां पे हम लोग शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं कि घोटाला डिस्कस कर रहे हैं? अगर शराब नीति डिस्कस कर रहे हैं तो फिर बीजेपी की भी कई नीतियां डिस्कस करते हैं बैठ के। मैं सारे जवाब दे सकता हूं आपके, पर दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू कि क्या शराब घोटाला हुआ? कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। कल का ऑर्डर पढ़ लीजिए, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। क्या सतिंदर जैन ने कोई घोटाला किया? कोई घोटाला नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। सर आप तो मीडिया वालों, मनीष जी को पकड़ेंगे, मीडिया वालों के ऊपर भी ईडी के केस कर रखे हैं। मनीष जी को पकड़ेंगे, आपने कब से प्रेडिक्ट किया हुआ है? पकड़ेंगे, कभी भी पकड़ लेंगे। लगा रखे हैं 800 अफसर इन्होंने, 800 अफसर ईडी और सीबीआई के एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए लगा रखे हैं इन लोगों ने। वापस गुजरात पर आए उससे पहले एक सवाल और है सर, एक सवाल और। अगर प्रॉब्लम नहीं थी एक्साइज पॉलिसी में, तो फिर जुलाई में इसको आपने वापस क्यों ले लिया? सही पूछा आपने। जुलाई में इसलिए वापस लिया क्योंकि इन्होंने अफसरों को इतना ज्यादा धमका रखा था, इतना ज्यादा डरा रखा था। 31 जुलाई को ये पॉलिसी हर साल एक्सटेंड होती है, 1 साल के लिए बनती है फिर एक्सटेंड होती है। 31 जुलाई को एक्सपायर हो रही थी, इसको एक्सटेंड होना था, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली में 850 शराब की दुकानें होती थी, वो किसी कारण से कई लोग छोड़ गए, 350 बच गई, जिसकी वजह से क्योस होने लग गया उन दुकानों के ऊपर। ऑफिसर्स ना तो इस पॉलिसी को एक्सटेंड करने को तैयार थे, और ना जो खाली हुई थी दुकानें उनको इस पॉलिसी के तहत ऑक्शन करने को तैयार थे। सबने हाथ खड़े कर दिए, सबने कहा कि धमकी आ रही है बीजेपी वालों की, एलजी ऑफिस से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। कोई तैयार नहीं था। एंड वी डिडंट वांट, हम क्योस नहीं चाहते थे दिल्ली के अंदर, इसलिए हमने डिसाइड किया कि पुरानी पॉलिसी पे चले जाओ। यही पॉलिसी एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पंजाब में लागू हुई। पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ गया इसी पॉलिसी के अंदर 3 महीने के अंदर।
नोट पर गणेश लक्ष्मी जी की मांग अरविंद केजरीवाल जी ने की। आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि हम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है? अंजना जी, मैंने देखा है आप छठ पूजा करती हैं पूजा छठ करती हूँ। बिल्कुल। हम धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अरविंद जी जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उन्होंने माता जी की, लक्ष्मी जी की पूजा की और उनके मन में एक विचार आया कि यार डॉलर के सामने रुपया गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। दूसरा कि मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, लेकिन एक विचार ये आया कि चलो एक बार ये लक्ष्मी जी की और गणपति जी की अगर नोट पर, चलनी नोट पर अगर तस्वीर आ जाए तो माता जी की कृपा हो सकती है। तो इसमें मैं ये मान रहा हूं बीजेपी वालों को इतनी दिक्कत क्यों है? बीजेपी पूरा देश इंतजार कर रहा था। सही है यार, ये अच्छी बात है और कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी वालों ने इतना जोर शोर से विरोध किया कि नहीं, लक्ष्मी जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, गणपति जी की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अरे क्या बात है यार, अब क्या बोल रहे हैं? ये तो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों से पूरा देश नाराज हुआ इस मामले में। यार क्या है, अगर माता जी की मैंने भी धनतेरस को पूजा की थी, लक्ष्मी जी की आपने भी की होगी, सबने की होगी। और लक्ष्मी जी हम धनलक्ष्मी कहते हैं ना, धनलक्ष्मी की माँ कहते हैं। और एक तरफ गांधी जी की है, दूसरी तरफ गणपति जी, और लक्ष्मी जी आ जाए तो शायद कृपा हो जाए, बन जाए बात। अरविंद जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि आप तो आईआईटी के इंजीनियर हैं सर, इतने पढ़े लिखे हैं, तो सिलेबस में डाल दिया जाए कि अगर अर्थव्यवस्था सुधारना है तो भगवान की फोटो लगा दो। पहली चीज तो बीजेपी वालों से भी आप ये पूछना कि भैया आपको भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाने से एतराज क्यों है? पूरे देश में किसी को एतराज नहीं है, केवल बीजेपी वालों को एतराज है कि भगवान गणेश और भगवान लक्ष्मी की तस्वीर नोट के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। क्यों? दूसरी चीज, आपने कहा कि मैं आईआईटी से इंजीनियर हूं। आईआईटी से इंजीनियर होने का यह मतलब नहीं है कि सारे आईआईटी से पढ़ने वाले लोग नास्तिक होते हैं। लोग नास्तिक भी होते हैं, लोग आस्तिक भी होते हैं। जो आस्तिक होते हैं वो भगवान पे भी विश्वास करते हैं, भगवान के आशीर्वाद पे भी विश्वास रखते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो भगवान पे भी विश्वास नहीं रखते, भगवान के आशीर्वाद पे भी विश्वास नहीं रखते। अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। मैं आस्तिक हूं, भगवान पे विश्वास रखता हूं, मेहनत करता हूं, टेक्नोलॉजी पे भी विश्वास रखता हूं, लेकिन जितना भी मेहनत करते हैं, मेहनत का फल तभी मिलता है जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। नहीं तो आदमी, बच्चा कई बार पढ़ता रहता है, मेहनत करता है, आदमी बहुत मेहनत करता है, नतीजे नहीं आते। जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होता तब फल नहीं मिलता। मेरा केवल ये कहना था, मैं ये नहीं कह रहा कि गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर आज लगाएंगे और डॉलर अचानक रुपए से 40 रुपए पे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, नीतियां भी सही बनानी पड़ेगी, लेकिन वो फल तब मिलेगा जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। ऊपर वाले का आशीर्वाद तो ले ही लेना चाहिए, उसमें तकलीफ क्या है? मुझे लगता है जितने लोग उस दिन भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, आज भी इंटरव्यू सुन रहे होंगे, सब आपकी आइडियोलॉजी जानना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है। मेरी विचारधारा है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए मर मिटेंगे, इस शरीर का आखिरी कतरा देश के लिए हाजिर है। दूसरा, कट्टर ईमानदारी, जिससे इनको सबसे बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो उनके पास नहीं है। कट्टर ईमानदारी, मर मिटेंगे लेकिन एक पैसे का इधर उधर नहीं करेंगे। हमारी अकेली पार्टी है। पंजाब में अभी हमारे एक मंत्री ने कुछ गड़बड़ करी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, भगवंत मान को पता चल गया, मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। भगवंत मान ने अपने मंत्री को खुद ब खुद जेल में डाल दिया। 75 साल के भारत के इतिहास में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री को खुद ब खुद जेल में डाल दे। कल को अगर मेरा बेटा भी गड़बड़ करेगा, उसे बख्शूंगा नहीं, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। तो कट्टर ईमानदारी हमारी दूसरी है। और तीसरी, इंसानियत। इंसान का इंसान से है भाईचारा, यही पैगाम हमारा। सर, एक वीडियो आया आपके एक मंत्री का वहां पर दिल्ली में, तो आपने उनके खिलाफ एक्शन लिया। यहां पर गोपाल इटालिया को लेकर आपका वीकनेस समझ में नहीं आता। आपने कहा एक के बाद एक उनके वीडियोस आए, कई सारे विवादित अध्यक्ष आपके वो यहां पर हैं। ये देखिए, जितने वीडियो वगैरह ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। बेचारी जनता कह रही है यार 25 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है,
घर का खर्चा नहीं चलता, महंगाई हो गई है, उसका जवाब मांग रही है जनता। घर में बच्चा बेरोजगार बैठा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं करता मीडिया वाला। लोग चैनल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। एंकर पूछता है भारतीय जनता पार्टी ने आपके खिलाफ ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? कांग्रेस ने आपके खिलाफ ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? जनता कहती है यार मेरे को क्या लेना देना किसने क्या कहा एक दूसरे के खिलाफ, मेरे तो बच्चे को रोजगार दिला दो यार, मेरे घर का खर्चा चला दो यार। क्या ये वीडियो फीडियो किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोगों की जनता आज हमें क्यों पसंद कर रही है? जनता आज हमें इसलिए पसंद कर रही है, मैं घर घर जाके कह रहा हूं कि मैं आपकी महंगाई दूर कर दूंगा। 1 मार्च के बाद से गुजरात में बिजली के बिल 0 आएंगे। लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है यार कि घर का खर्चा चल जाएगा, 2-3 हज़ार रुपए महीना बच जाएंगे। मैं लोगों को कह रहा हूं मैं आपके लिए स्कूल बना दूंगा, दिल्ली में बना के आया हूं, शानदार स्कूल बना दूंगा आपके लिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लोग कह रहे हैं यार आज तक तो राजनीति में किसी ने इस बात पे वोट ही नहीं मांगा, किसी ने आके नहीं कहा कि मैं स्कूल बनाऊंगा इसलिए वोट दे दो। मैं कहता हूं कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, आपका सारा इलाज मुफ्त कर दूंगा। लोग कहते हैं यार आज तक कभी 27 साल में भाजपा वालों ने कभी नहीं कहा कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, इसलिए वोट दे दो। लोगों को ये अच्छा लग रहा है। पत्रकारिता भी ऐसी होनी चाहिए। कौन सी पत्रकारिता? आम आदमी पार्टी का गुणगान किया जाए, इशूदान की तरह होनी चाहिए पत्रकारिता। जैसे इसने लोग नहीं देख रहे, इशूदान ने मुद्दों की पत्रकारिता की, ये तर्क कुतर्क, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, गाली गलोच, वो मेरे को नहीं आता। आपकी पार्टी मैं तो हमेशा पसंद आएंगे ही। मैं तो हमेशा ये कहता हूं भाई मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। अगर आपको राजनीति चाहिए उनको वोट दे देना, गुंडागर्दी चाहिए उनको वोट दे देना, गाली गलौज चाहिए उनको वोट दे देना। अगर आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, वो मेरे को बनाने आते हैं, मेरे पास आ जाना, मैं आपके स्कूल बनवा दूंगा, अस्पताल बनवा दूंगा, सड़कें। इंजीनियर हूं मैं, IIT का इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, ईमानदार हूं, देशभक्त हूं। स्कूल बनाने आते हैं मेरे को, अस्पताल बनाने आते हैं मेरे को, सड़क बनानी आती है मेरे को, बिजली ठीक करनी आती है, पानी ठीक करना आता है। वो चाहिए तो मेरे पास आ जाना। गुंडागर्दी चाहिए, लफंगई चाहिए, गाली गलौज चाहिए, उनके पास चले जाना। यही बहस जब आपका आंदोलन चलता था तो यही बहसें आपको बहुत पसंद आती थी। कौन सी बहस? जिस पर आज आप उंगली खड़े कर रहे हैं। नहीं, मेरे को कभी गाली गलौज पसंद नहीं आया। मैं कभी गाली वाली नहीं देता, यही लोग देते रहते हैं। मेरे को कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल खालिस्तानी है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल भ्रष्ट है, पता नहीं कितनी गालियां इन्होंने दी है। मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की, उनके पास ही रह गई सारी गालियां। खंभालिया क्या एक मुश्किल सीट नहीं है आपके लिए, और वहीं से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। माना जा रहा है कांग्रेस बीजेपी का वहां वर्चस्व रहा है, आपके लिए मुश्किल सीट हो सकती है। देखो, सिर्फ मेरी सीट नहीं, मैं आपको बताऊं कि क्यों आम आदमी पार्टी को लोग गुजरात के वोट करेंगे। 53 लाख किसान हैं। 2017 में भाजपा ने कहा था आय दुगनी कर देंगे, आय की जगह जाय दुगनी हो गई, समझ लेना आप। दूसरा कि किसानों को, आज ये मैं शर्ट खरीदा हूं, आपने जो पहने कपड़े सब ने, उसका दाम कौन तय करता है? कंपनियां करती है। एक हिंदुस्तान में किसान है कि उसका दाम कोई और तय करता है। क्या सिस्टम है यार, क्या सिस्टम है। और आपको पता है, एक दिन, मैं तो किसान का बच्चा हूं, मालधारी का बच्चा हूं, मैंने भी रात में पानी पिलाया ही। आज भी मेरे, कल आपके राहुल कंवल जी आए थे, पूछ लेना, मूंगफली थी मेरे खेत में, मुझे पता नहीं था मूंगफली का दाम क्या होगा, इसके लिए मैं राजनीति में आया हूं। दूसरा, 53 लाख किसान है, बच्चे, जब बच्चे रात दिन मेहनत करके बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, यहाँ माता जी प्रार्थना करती है कि बेटा पेपर अच्छा गया, हाँ माँ पेपर दे दिया, घर पे आते हैं टीवी में न्यूज आते हैं भाजपा वालों ने पेपर लीक करके फोड़ दिया। क्या चक्कर लगाया, भाजपा को क्यों वोट देंगे। उससे आगे मैं बताऊं कि भाजपा को वोट देना यानी कि मौत मिलती है। 52 सीटें स्थानीय चुनाव मोरबी की, 52 में से लोगों ने तय किया कि इस बार पूरी भाजपा को दे दो, विपक्ष नहीं चाहिए, विपक्ष नहीं लिया। और हालत क्या हुई, वो बिना टेंडर को ब्रिज दे दिया गया और 5 दिन में ब्रिज का उद्घाटन होता है। 150 लोग जिसने भाजपा को वोट दिए थे वो सब बेचारों मर गए। क्या हालत कर दी। आज विपक्ष होता तो वो बोलते कि बिना टेंडर का ब्रिज नहीं चाहिए हमें।
हालत ये है। और घड़ी बनाने वाले को पुल का ठेका दे दिया। मतलब दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है कि किसी घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया इन लोगों ने। इतनी बेशर्मी, इतना भ्रष्टाचार। और इनकी हिम्मत होती है कहने की कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। इनकी हिम्मत होती है कहने की कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है। इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी है। घड़ी बनाने वाले को पुल का ठेका दे देते हैं ये लोग। आज यहाँ पर गृह मंत्री आए थे, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, वो कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ। उन्होंने एफआईआर के अंदर उस कंपनी का नाम भी नहीं लिखा। अब बचा रही है पूरी सरकार, पूरी पार्टी उनको बचाने में लगी हुई है। जो एफआईआर दर्ज की गई है, जिस कंपनी ने वो पुल बनाया, वो घड़ी बनाने वाली कंपनी जिसको पुल बनाने का ठेका दिया, बिना टेंडर के ठेका दिया, उसका नाम भी एफआईआर में नहीं है। उसके मालिक का नाम भी एफआईआर में नहीं है। उसको गिरफ्तार भी नहीं है। गिरफ्तार किसको किया? टिकट बेचने वाले को, जी टिकट बेच रहे थे वहां। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और खड़े होके कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, खड़े होके कहते हैं मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आप हालत देखिए। आपने पॉल्यूशन पर बहुत डिबेट की, मुझे अच्छा लगा, ठीक है, होनी चाहिए, गलतियां हैं, सुधारनी चाहिए। 150 लोग की डेथ हो गई, मुख्यमंत्री ने रिजाइन दिया, मंत्री को जेल में गया। उससे आगे 75 लोग जहरीली शराब से मर गए। शराब घोटाला आप यहां कर रहे हैं, यहां तो 75 मर गए थे। किसी ने पूछा कि 75 क्यों मर गए? यहां तो नशाबंदी है। इससे आगे मैं आकर लेकर जाता हूं तकसीला कांड सूरत में, आपके पत्रकार को पूछ लेना, वहां 22 बच्चे जिंदा जल गए थे। 15 आरोपी में से 14 बाहर घूम रहे हैं। और उस बच्चे की माता पिता आज मेरे पास आए थे, बोल रहे थे कि सुदान भाई आपकी सरकार आनी चाहिए। हम हाई कोर्ट में न्याय मांगने के लिए गए, जिसकी एक की बच्ची जो डेथ हो गई है। मैं ये बोल रहा हूं कि गुजरात के मुद्दों को इन्होंने देखा ही नहीं है कभी। गुजरात में 50 लाख बेरोजगार युवा है, आज प्रार्थना कर रहे हैं, उसके मम्मी पापा को बोल रहे हैं कि एक बार आम आदमी को वोट देना, वरना ये फरवरी में जब एग्जाम लेंगे ना, फिर पेपर लीक कर देंगे, फिर अपने ये कर देंगे। देखो ये हालत है गुजरात की। आपको मैं पता नहीं ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या होगा। आज मैं जाता हूं तो लोग रोते हैं, लोग इतने रोते हैं, परेशान हो गए हैं यार। 27 साल से भाजपा, और भाजपा क्यों थी? क्योंकि सामने कांग्रेस थी, बिक जाती थी। कितने चाहिए माल, चलो हम आ जाते हैं। कोई बिचौटिया होता था, वो 20-20 लाख कमीशन लेता था, मैं एमएलए आपको देने आता हूं, कितने में चाहिए? तो 2 करोड़, तो 2 करोड़ नहीं 2.5 करोड़ कर दे। क्या बात है यार, आप जनता बिक रही है, एमएलए बिक रहा है, क्या है? जनता बेचारी रात दिन मेहनत करके एमएलए को चुनती है, एमएलए बिक जाता है। और पूछते हैं ये तो हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक है जो खरीद नहीं सकते। साहब ये बात है। लेकिन अरविंद जी, गुजरात को समझना पड़ेगा। यहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 27 साल से बीजेपी शासन में है, लेकिन कांग्रेस वर्चस्व रहा है। आप तो हमेशा अपने सर्वेस को कोट करते हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जैसे अभी भी इशूदार ने कहा, एक ही लाइन में समझ जाइए। लिख के नहीं दिया अगर गुजरात का युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, फरवरी में तलाटी की पेपर होने वाले हैं, पेपर लीक होंगे, पेपर बिकेंगे और फिर से वही सिस्टम चलता रहेगा। अकेली आम आदमी पार्टी है जो आज गुजरात के बच्चों को भविष्य दे सकती है, गुजरात के युवा को भविष्य दे सकती है, किसानों को भविष्य दे सकती है। आप खुद सोचिए कि एक नई पार्टी गुजरात में एंटर करती है 6 महीने पहले, और अचानक उसकी इतनी बज़ कैसे पैदा हो जाती है? केवल और केवल इसलिए क्योंकि मौजूदा पार्टी से वो लोग बहुत नाराज हैं, मौजूदा सिस्टम से वो लोग बहुत नाराज हैं, और आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की किरण के रूप में उनको दिखाई दे रही है। चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। आज आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों की उम्मीद बन के सामने आई है। कांग्रेस पार्टी तो सर कह रही है आप बी टीम है बीजेपी के, आप वोट को काट रहे हैं। उनको कहने दीजिए, कांग्रेस को तो कोई सीरियस नहीं ले लेता, आप क्यों लेते हैं? राहुल गांधी पूरा अपना भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और बहुत भीड़ पहुंच रही है वहां पे। बहुत, उनको मेरी शुभकामनाएं। वो 24 में कह रहे हैं मोदी को चुनौती देंगे। आपको उनमें अच्छा मटेरियल दिखता है? पीएम मेरे को किस लिए जनता को मटेरियल देखना है? मेरे को किस लिए मटेरियल देखना है? मैं स्कूल अस्पताल बनाने में लगा हुआ हूं, मेरे को वही काम करने दीजिए। पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो आप देखते होंगे ना, कांग्रेस से आप यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, मैंने लिख के दिया, कांग्रेस की 5 से कम सीट आ रही हैं। और मैं आपके चैनल के जरिए गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत करना। कांग्रेस का वोट देके वोट बटने मत देना।
आम आदमी पार्टी एक जबरदस्त बदलाव की आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, जबरदस्त बदलाव की आंधी। कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है, कोई ना कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है। सब लोग इसका हिस्सा बनो। बीजेपी को 27 साल दिए, हर साल पेड़ भी अपने पत्ते बदल लेता है। इस बार बीजेपी को बदलो। बीजेपी तो अब कुछ नया नहीं करने वाली। एक बार आम आदमी पार्टी ट्राई करके देखो, अगर हम काम ना करें 5 साल बाद हमें उठा के फेंक देना। और कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बेकार मत करो। आखिरी के 2 सवाल। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, उस पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना है। आपका फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? क्या आप 24 में आपको लग रहा है कि मैं तो कमाल कर दूंगा, बस अब मोदी को हरा दूंगा? नहीं, मैं क्यों हराऊंगा? आपका फ्यूचर क्या है? मैं किसी को क्यों हराऊंगा? मैं यहाँ गुजरात में भी किसी को हराने नहीं आया। मैं ना बीजेपी को हराने आया हूं, ना कांग्रेस को हराने आया हूं। मैं गुजरात में हर गुजरात के बच्चे को जिताने के लिए आया हूं, गुजरात के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आया हूं, गुजरात के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए आया हूं, गुजरात के किसानों की आय बढ़ाने के लिए आया हूं। मैं किसी को, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को हराने में, जिताने में। ये सब उन लोगों का काम है, मेरे को ये राजनीति आती ही नहीं है। तो पत्ते बदलने आप कह रहे हैं, अगर दिल्ली वाली जनता ने सुन लिया तो दिल्ली वाली जनता खुश होगी। दिल्ली वाली जनता वहां क्यों? तो नहीं बदलना है ना। जनता के ऊपर है। जिस दिन तक हम काम आपके करेंगे। बड़ा चुनाव कौन सा है सर, एमसीडी या गुजरात? दोनों अब इंपॉर्टेंट तो है। आप फंस गए हैं। नहीं, फंस नहीं गए। चुनाव आयोग ने ऐसी तारीख रखी। उन्होंने चुनाव आयोग ने नहीं, भाजपा ने भाजपा ने दोनों चुनाव एक साथ रखे। उन्होंने सोचा था कि केजरीवाल को फंसा लेंगे। तकलीफ है, मैं मानता हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास, लेकिन जनता हमारे साथ है। उस जमाने का अभिमन्यु था, उसको इन्होंने चक्रव्यूह में फंसा लिया। उसको बेचारे को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। मैं मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु, मुझे चक्रव्यूह से निकलना आता है। एमसीडी या गुजरात, कौन सा बड़ा है? दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जीतेंगे। जनता जिताएगी, जनता जीतेगी। चलिए, आप दोनों यहाँ पर आए पंचायत आज तक के मंच पर, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।